हेलो बच्चों, हम आ गए हैं पीजीबीपी के रिवीजन पर। तो ये स्पेशली मैंने यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग की है और एग्जाम टाइम के लिए रिकॉर्डिंग की है कि आप जल्दी से थोड़े से टाइम में पूरे पीजीबीपी का रिवीजन कर पाए। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और मेहनत करने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से हम रिवीजन करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम पास में है और आपको जल्दी से रिवीजन करना है। बच्चों, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीजीबीपी तो हम उसको रिवीजन कर रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पीजीबीपी की और बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हमें बिजनेस की या प्रोफेशन की इनकम का पता लगाना होता है तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग आता है और अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट अलग आता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालकर उसके ऊपर ही टैक्स लगाते हैं क्योंकि हमें मालूम है इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। तो पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक सेपरेट हेड होता है। उस हेड के अंदर हमें इनकम को कंप्यूट करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बिजनेस की इनकम कंप्यूट करने के लिए अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड सेंस कि हमें नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, उसे स्टार्टिंग में लीजिए। अब अकाउंटिंग के पीएनएल में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन उसे लिखा हुआ है तो ऐड कर देंगे हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस बट डेबिटेड टू पीएनएल। और ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकम टैक्स में अलाउ है लेकिन अकाउंटिंग में नहीं लिखे हैं उन्हें लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे एक्सपेंसेस अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल। ऐसे ही इनकम पीजीबीपी में नहीं आनी चाहिए लेकिन आपने पीएनएल के क्रेडिट में लिखी है तो उसे लेस कर देंगे। और ऐसी इनकम जो टैक्सेबल है लेकिन आपने पीएनएल में नहीं लिखी है उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। ये तो है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है आपको, डायरेक्ट मेथड जहां पर आपको या तो नेट प्रॉफिट नहीं दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, मतलब आपको ये बता रखा है कितनी इनकम है कितने एक्सपेंस है। तो जो भी टैक्सेबल इनकम है पीजीपीपी में उन सबको ऐड करेंगे और जो अलाउड एक्सपेंसेस है उन सबको लेस करेंगे। तो अभी तक हमने जितना देखा उससे हमें ये पता चला कि कुछ अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ टैक्सेबल इनकम होती है, कुछ इनकम ऐसी होती है जो पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं होती। तो सेक्शन 30 से 37 हमें बताता है अलाउड एक्सपेंसेस कौन से। सेक्शन 30 हमें बताता है रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ये सब रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस अगर ऐसी बिल्डिंग पर हो रहे हैं जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो सभी अलाउड हो जाएंगे। रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, ये भी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस होने चाहिए। बहुत अच्छा एक सेक्शन था, याद हो आपको, सेक्शन 32, जिसमें हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं एक स्पेशल मेथड से। वो स्पेशल मेथड क्या होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने आप में बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और वो दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाएगा अकाउंटिंग जैसे तरीके से दोबारा निकालना। तो इनकम टैक्स में थोड़ा आसान करने के लिए इसमें ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना बताया गया। वैसे तो ये आसान है लेकिन डिफरेंट होने की वजह से स्टूडेंट इसमें कई बार स्ट्रगल करते हैं। है आसान। इसमें क्या करते हैं, दो टाइप के ब्लॉक बनाते हैं, मेन दो पार्ट बनाते हैं, एक टेंजिबल एसेट के लिए एक इंटेंजिबल एसेट। और टेंजिबल एसेट के अंदर सब पार्ट होते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर आपको क्या समझना है, कोई भी टेंजिबल एसेट या तो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग नहीं है तो फर्नीचर होगी, और अगर फर्नीचर नहीं है तो सारी की सारी एसेट प्लांट एंड मशीनरी होगी। फॉर एग्जाम्पल बुक, जिसमें से हम पढ़ते हैं, ये बुक क्या बिल्डिंग होती है? नहीं। क्या बुक ये फर्नीचर होता है? नहीं। तो ये बुक प्लांट एंड मशीनरी के हेड में ही आएगा। तो ये तीन मेजर हेड है, इसके अंदर सब हेड है बहुत सारे हैं। जो मेन कुछ ऐसे डेप्रिसिएशन के रेट हैं जो आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस पर 5%। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब कि एक ऑफिस है और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को
रहने के लिए घर दिए हुए हैं तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उस पर 5%, और ऑफिस बिल्डिंग है तो 10% नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन रेट तो 10% है ही। टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर 40% है, फर्नीचर पर 10% है, प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल जो स्पेसिफिकली हम पढ़ नहीं रहे हैं उस पर 15% है, बुक्स पर 40% है, कंप्यूटर्स पर 40% है, सॉफ्टवेयर पर 40% है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का पार्ट माना जाएगा, व्हीकल और मोटर कार पर 15% है, लेकिन टैक्सी की तरह यूज होगी तो ज्यादा चलेगी तो 30% होगा, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पर 40%, शिप्स स्पीड बोट पर 20%। आपको इसमें सब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जितने भी डिफरेंट रेट है उन सबके अलग अलग ब्लॉक बनाने, फर्नीचर प्लांटर मशीनरी जितने भी ब्लॉक है उसके अंदर सबको अलग अलग बनाना है। लेकिन अगर 40% कंप्यूटर का भी है, 40% बुक्स का भी है तो वो मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं आएगी, आप सबको टोटल करके लिखेंगे इजी बनाने के लिए। इंटेंजिबल एसेट 25% है, इसमें गुडविल नहीं आएगा। इसे और इजी बनाने के लिए अगर कोई न्यू एसेट हमने परचेज करी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और उसको 180 डेज से कम यूज किया है तो यहाँ दो कंडीशन है, न्यू एसेट उसी प्रीवियस ईयर में खरीदी हो और उसी प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम यूज करी हो तो इसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगता है नॉर्मल का। मतलब अकाउंटिंग में जैसे हम डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि कोई एसेट अगर हमने 1 मई को परचेज करी है तो 11 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कोई एसेट अगर हमने 1 मार्च को सेल करी है तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन 11 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और 1 मार्च को परचेज करी है तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेल करने का सिस्टम तो अलग ही है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना हमें परचेज करने वाली एसेट पर देखना है 180 डेज से कम यूज होती है तो इसका मतलब उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन, और 180 डेज से ज्यादा यूज होती है तो उस पर फुल डेप्रिसिएशन। ये जो डेट है वो 3-4 अक्टूबर के आसपास आती है तो वो डेज आप काउंट करके लिख सकते हैं, क्योंकि लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होने की वजह से तो आप उसमें देख सकते हैं बड़े आराम से एक डेट आपके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कौन सी डेट ऐसी है जिसके बाद खरीदने पे 180 डेज से कम यूज होगा और उससे पहले खरीदने पे 180 डेज से ज्यादा। वैसे आप मानिए 3-4-5 अक्टूबर के आसपास है तो आप थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिए, उससे पहले है तो फुल, उसके बाद है तो हाफ। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें क्या मेथड इस्तेमाल करना है, हमें सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर के पहले दिन की ओपनिंग WDV लिखनी, जो भी साल का पहला दिन है उसकी WDV लिखेंगे। इस साल जो जो एसेट परचेज करी है और यूज भी करी है उन सबको ऐड करेंगे, कोई एसेट सेल करी है उन सबको लेस करेंगे उनके सेलिंग प्राइस को। अगर ये क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ जाएगा तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर सारी की सारी एसेट सेल हो जाएंगी तो भी कैपिटल गेन निकालेंगे। इन दो केस के अलावा किसी भी केस में हम लोग प्रॉफिट लॉस सेल करने पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे और नेक्स्ट क्लोजिंग WDV पे और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास ओपनिंग WDV आ जाएगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे को दो ही सिचुएशन में कैपिटल गेन निकालना है, फर्स्ट कि हमारी क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ जाए और दूसरा सारी की सारी एसेट ब्लॉक की सोल्ड हो जाए तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे। और डेप्रिशिएबल एसेट पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, ये आपको मालूम है। नो डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल, एक अमेंडमेंट आया 2021 में जिसमें ये बताया कि इनकम टैक्स में आप गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो क्या किस तरीके से कि गुडविल को इंटेंजिबल एसेट से हटा दिया गया, गुडविल को ब्लॉक ऑफ एसेट से भी हटा दिया गया। और अगर क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2021 से ये आया, क्योंकि पहले असल में ये ऐड होती थी इंटेंजिबल एसेट में, लेकिन 2021 के फाइनेंस एक्ट में ये बोला गया कि अब ये फ्यूचर में इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा और जो पहले से इंटेंजिबल एसेट के ब्लॉक में गुडविल ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसको भी हटा दिया जाएगा। उसके लिए बताया गया कि आपको क्या करना है, इसकी WDV निकालनी है,
1 अप्रैल 2021 को, और उसमें से इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक में से गुडविल को हटा देना है। मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा और वो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड एक एक एग्जाम्पल के साथ में ये सारी बात बता रखी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर, अगर वो बिजनेस के लिए फैक्ट्री में यूज होती हैं तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए लगता है 20% के हिसाब से, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और अगर वो 180 डेज से कम यूज है तो उस पर हाफ मतलब 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए एक ऑप्शन होता है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड से भी चाहें तो अपना डेप्रिसिएशन लगा सकती हैं, और उनके लिए हमारे पास क्या रहता है, अगर उसमें ब्लॉक सिस्टम नहीं चलता है, उसमें अलग से रहता है कि अगर लास्ट ईयर जिस साल बेचा है एसेट को और बेचने पर अगर लॉस हो जाता है तो उसे लॉस ऑन सेल की बजाय उसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसे कैपिटल गेन के चैप्टर की बजाय यहीं पर एज ए बिजनेस एक्सपेंस दिखाया जाता है। और सेल करने पर अगर प्रॉफिट होता है अप टू द कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट या उससे ज्यादा भी है, WDV से ज्यादा होने पर प्रॉफिट होता है। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट है अप टू कॉस्ट उसे बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं और उसे बिजनेस की इनकम दिखाते हैं। हम डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी इनकम टैक्स में PGBP के चैप्टर में लॉस नहीं आएगा। अगर लॉस आएगा तो आप उतना ही डेप्रिसिएशन लेस करिए जितना प्रॉफिट है, और उसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है उसको आप अलग दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करिए। उससे भी नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करिए, जिसे हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सेट ऑफ के लिए बता रखा है कैसे करना है। सबसे पहले रिलेटेड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ करना है। अगर रिलेटेड बिजनेस प्रॉफिट कम है तो हम अदर बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे। अगर वो भी पूरा नहीं हो रहा है तो हम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज, सैलरी से नहीं, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। वो भी पूरा नहीं होगा तो इसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे और नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ये 1 2 3 4 स्टेप फॉलो होगा और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो सीक्वेंस क्या है, करंट ईयर प्रॉफिट से सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस होगा, उसके बाद में ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, क्योंकि ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस के लिए टाइम पीरियड लिमिटेड होता है 4 या 8 ईयर्स। स्पेकुलेशन बिजनेस है तो 4 ईयर्स, नॉर्मल बिजनेस है तो 8 ईयर्स, और हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए टाइम लिमिट नहीं है इसलिए उसे सबसे एंड में लेस करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम खुद खर्चा करते हैं तो 100%, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल नेचर, 100% एक्सपेंस अलाउड हो जाता है। अगर हम डोनेशन देते हैं तो भी 100% आपको अलाउ हो जाता है। बायोडी टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग तो 100% एक्सपेंसेस अलाउ हो जाता है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दे रहे हैं तो भी 100% आपको अलाउड हो जाता है एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स राइट ऑफ करते हैं। इसके लिए जो एलिजिबल अमाउंट होती है वो मैक्सिमम लिमिट इसमें डिसाइडेड है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इंडियन कंपनी है तो जो भी ज्यादा हो, ठीक है। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी ज्यादा हो उस अमाउंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस से जो भी कम हो, और इसे 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स हम राइट ऑफ करते हैं। ऐसी VRS का एक्सपेंसेस सेक्शन 35 DDA में 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स तक राइट ऑफ होता है। कुछ अदर डिडक्शंस हैं, लिस्ट है, वो बहुत नॉर्मल कॉमन सेंस वाले एक्सपेंस है, वो सब लिस्ट में है कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अलाउड हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस हैं, आपका कैटल का इंश्योरेंस है, आपके स्टॉक का इंश्योरेंस है, वो सब अलाउड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम सेक्शन 37(1) को ध्यान से पढ़ लें तो सेक्शन 36 के भी सभी अलाउड एक्सपेंसेस हमें समझ में आ जाएंगे। सेक्शन 37 कहता है कि जो एक्सपेंस कहीं पर भी हमने बात नहीं करी है वो अगर रेवेन्यू नेचर है, बिजनेस से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, लीगल है, रेवेन्यू नेचर है, सब अलाउड हो जाएगा।
तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कहीं और कवर नहीं हुए हैं, कैपिटल नेचर के नहीं है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, पर्सनल नेचर के नहीं है और बिजनेस के लिए खर्च हुए हैं, वो सब अलाउड हो जाएंगे। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड नहीं होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप कोई एक्सपेंस पब्लिकेशन में या डोनेशन या उनसे रिलेटेड करते हैं, रीजन बीइंग इसमें सेक्शन 80 टू 80U 80C टू 80U में हम जब डिडक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर स्पेसिफिक हमारे पास सेक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करने पर आपको डिडक्शन मिलती है, तो वहां डिडक्शन मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है आउटसाइड इंडिया पेमेंट करने पर, अगर आपने इंडिया में पेमेंट करने पर टीडीएस सिचुएशन में इंटरेस्ट कमीशन ब्रोकरेज के लिए नहीं काटा है तो 30% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब केवल 70% ही अलाउ होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उस सिचुएशन में एक लिमिटेड एक्सपेंसेस ही अलाउ होते हैं, और पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको क्या समझना है कि जितना भी आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा अलाउड हो जाएगा वो एज ए पार्टनर उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और जो आपके लिए डिसअलाउड हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म के लिए वो पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ फर्म कुछ एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ नहीं है, जैसे नॉन वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन अलाउ नहीं है, पार्टनरशिप डीड में अगर अलाउ नहीं है तो भी डिसअलाउड हो जाएगा। रेमुनरेशन टू ए पर्सन पार्टनर और इंटरेस्ट टू ए पार्टनर ऑथराइज बाय डीड बट रिलेट टू अर्लियर ईयर्स, वो अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउड है, उसके ऊपर अलाउ नहीं है, 12% से ऊपर डिसअलाउड है। रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर एक लिमिट तक अलाउड है, वो लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट है रेमुनरेशन के लिए फर्स्ट 3 लाख पर 90% या 1,50,000 जो भी ज्यादा हो, बाकी अमाउंट पर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो आपको बुक प्रॉफिट समझना जरूरी है कि बुक प्रॉफिट क्या होता है। बुक प्रॉफिट के लिए डिटेल में आप देख लीजिएगा, नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसमें कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट्स होती है। एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे पेमेंट हैं जो अलाउ नहीं है कुछ सिचुएशन में, जैसे आप रिलेटिव या रिलेटेड पर्सन को एक्सेस पेमेंट करते हैं, अगर आप 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हैं, अगर ग्रेचुटी का प्रोविज़न बना रहे हैं आप और लॉजिकल नहीं है ऐसे ही आप बना रहे हैं, नॉन स्टैट्यूटरी फंड में पैसा जमा कराते हैं तो अलाउ नहीं होगा। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअल पेमेंट पर ही अलाउड होते हैं, जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं, इंटरेस्ट बैंक वगैरह में देते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, तो वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होते हैं अंडर सेक्शन 43B। इसके बाद स्पेशल सेक्शन आते हैं जैसे 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वो नोटिफाइड, अगर प्रोफेशनल की बात करें तो ग्रॉस रिसीट अगर 1,50,000 से बढ़ती है, इफ ग्रॉस रिसीट एक्सीड rupees 1,50,000 all the 3 years immediately preceding the previous year, सब एवरी ईयर में 1,50,000 से ज्यादा ग्रॉस रिसीट है, और अगर न्यूली ओपन बिजनेस है तो 1,50,000 से ज्यादा उस ईयर में होने की उम्मीद है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर 44AA सबसेक्शन 2 कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आपका बिजनेस है अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, तो अगर आप इंडिविजुअल या HUF है और आपका इनकम 250 से ज़्यादा है या सेल 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, HUF नहीं है और आपकी इनकम 1,20,000 से ज़्यादा निकलती है या आपकी सेल 10 लाख से ज़्यादा होती है, इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये वहाँ पर भी लिखा था इंडिविजुअल HUF के लिए 25 लाख, तो वहां पर भी यही है कि किसी भी पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में अगर आपका ये अमाउंट से ज्यादा होता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। जबकि जो हमारे थे नोटिफाइड प्रोफेशनल, इसमें हर 3 साल में, पिछले 3 साल में हर साल में 1,50,000 से ऊपर की अमाउंट होनी चाहिए। ऑडिट भी कराना पड़ सकता है आपको कंपल्सरी 44AB में, अगर आपकी सेल रिसीट 1 करोड़ से ऊपर है। और इसमें कुछ और पॉइंट है कि जैसे आपकी सेल प्रीएम्प्टिव सेक्शन जो 44AD है उसमें 2 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है, और अगर आप 95% या उससे ज़्यादा पैसा ऑनलाइन वगैरह से लेते हैं तो ये सिचुएशन 10 करोड़ तक आ जाती है कि कैश रिसीट आपकी 5% से
कम है और या इक्वल है या पेमेंट भी कैश में 5% या उससे कम है तो आपका ये लिमिट 10 करोड़ हो जाता है टैक्स ऑडिट के लिए। प्रोफेशनल अगर हैं आप तो 50 लाख से ज़्यादा होते ही आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 44 ADA, AD और AE क्या कहता है? बिजनेस प्रीएम्प्टिव बेसिस पर 44 AD कहता है कि बिजनेस आपके जो हैं कवर्ड हैं इसमें एक्सेप्ट LLP, इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म के लिए अलाउड है, LLP के लिए नहीं है। और अगर आपकी 2 करोड़ तक की इनकम है तो आपकी 2 करोड़ तक की सेल है तो हम उसकी 6% इनकम मान लेंगे अगर वो पैसा चेक के थ्रू ऑनलाइन ये सब आया। और अगर कैश है तो 8% हम इनकम मान लेंगे। हम मान लेंगे सभी खर्चे अलाउड हो गए हैं, डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया, अलग से कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। 44 ADA ये वॉलंटरी स्कीम है और इसके अंदर एलिजिबल एसएससी है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल या पार्टनरशिप है, जो पहले भी हमने बात करी थी। और यहाँ पर प्रोफेशनल के लिए है 50 लाख तक की अमाउंट और 50% की इनकम मानी जाएगी। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 44 AE में 10 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके पास। तो हैवी व्हीकल के लिए 1000 पर मंथ पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट लिया जाएगा एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए इनकम ली जाएगी। हैवी व्हीकल का मतलब होता है जिसका वजन 12,000 किलोग्राम मतलब 12 टन से ज़्यादा है। और जो अदर स्मॉल व्हीकल्स हैं उनके लिए 7500 पर मंथ इनकम मानी जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पीजीबीपी को बड़े तसल्ली से थोड़े से समय में रिवाइज किया क्योंकि डिटेल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक एक छोटी छोटी पॉइंट बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं करे, लेकिन इतनी जल्दी से हमने इसको रिवाइज किया कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि पीजीबीपी का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ बच्चा कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, उसको लगता है कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा है। तो आप देखिए बहुत बड़ा नहीं है, थोड़े से समय में कर लिए। तो आप मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, मैं ऐसे और वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। और सब्जेक्ट में आपको किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो कॉमर्स स्टूडेंट से रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर सकता हूं। आप कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा आप सबके लिए और मेहनत करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, पढ़ते रहिए और आगे लाइफ में जीवन में बहुत तरक्की करिए।